एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. Labor supply करता है workers. मुझ जैसे आप जैसे लोग जो होते हैं वो लेबर को सप्लाई करते हैं। अब लेबर जो सप्लाई करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, यानी कि देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन लेजर एंड वर्क। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है एक इंसान या तो काम करता है या आराम करता है। जब वो काम करता है तो उसके बदले में उसको वेज रेट मिलता है, जब वो आराम करता है तो उसके बदले में उसको यूटिलिटी मिलती है। अब मेरे को अगर दिन में कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ खाना है और फिर सोना है, फिर उठना है, नेटफ्लिक्स देखना है, फिर खाना है और फिर सोना है, तो वो मेरा क्या है? लेजर, जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द लेजर एक्टिविटी। लेजर वो हेयर रिमूवल वाला लेजर नहीं, लेजर से मतलब आराम। अब दूसरा जो है, इंसान दो चीजें करता है, दूसरा काम भी तो करता है। इंसान को काम करने के पैसे क्यों मिलते हैं? आप बताइए कि इंसान को काम करने के पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसने एफर्ट डाले हैं। उसने एफर्ट क्यों डाले हैं? क्योंकि उसको काम करना है। ये कौन सी बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने अपने लेजर का टाइम छोड़ा, अपने आराम का टाइम छोड़ा। आराम का टाइम जो उसको यूटिलिटी दे रहा था, उसने अपनी यूटिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, यूटिलिटी को छोड़ के यूटिलिटी को सैक्रिफाइस किया। उसने किस चीज के लिए? काम करने के लिए। तो उसको डिसयूटिलिटी हुई। अब देखिए, नेटफ्लिक्स एंड चिल करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आप उठिए, आप बैठिए, आप खाना खाइए, नेटफ्लिक्स देखिए, सो जाइए। लेकिन आपको प्रॉब्लम कब होगी? जब आप उठेंगे, आपको शेड्यूल्ड होके काम करना पड़ेगा, आपको लेक्चर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या जिसका जो भी प्रोफेशन है वो उस काम को कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? डिसयूटिलिटी। यानी कि आपको जो ये डिसयूटिलिटी हुई काम करते करते, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको पैसा मिलता है। सिंपल सी कहानी। इतनी समझ में आई या नहीं आई वो मुझे बताइए। बहुत सिंपल सी कहानी है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कोई भी इंसान दो काम करता है, दो चीजें करता है, या तो वो काम करता है या वो आराम करता है। जब वो आराम करता है तो आराम करने से उसको यूटिलिटी मिलती है, जिससे उसको अच्छा फील होता है। जब वो काम करता है तो उसको डिसयूटिलिटी मिलती है, जिससे उसको डिस्कम्फर्ट होता है। और उस डिसयूटिलिटी, उस डिस्कम्फर्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो वेजेस देता है। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? अब नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर से देखिए। अब हमेशा एक जो इंडिविजुअल होता है ना, उसके अंदर डिफरेंस होता है लेजर और टाइम का, सॉरी लेजर और वर्क के बीच में ना, हमेशा ट्रेड ऑफ करता है। हमेशा ट्रेड ऑफ करता है का क्या मतलब है? कि वो हमेशा सोचता है कि मैं कितने घंटे काम करूं, कितने घंटे आराम करूं, जो मेरा जो एक वेज रेट है, जो मेरा सेटिस्फेक्शन है लाइफ को लेके, वो मैक्सिमम रहे। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसका डिसीजन कैसे होता है? हाउ इंडिविजुअल डिसाइड्स, हाउ इंडिविजुअल चूजेस दैट हाउ मच टू वर्क एंड हाउ मच टू कंज्यूम लेजर, दैट इज व्हाट डिटरमाइंस द सप्लाई कर्व ऑफ ए लेबर। देखिए, कोई भी एक इंडिविजुअल है जो अर्थ पे रहता है, उसके पास कितने घंटे हैं? 24 आवर्स। किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा है? किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे दे दो कुछ घंटे, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। 24 आवर्स है आपके पास। अब इन्हीं 24 आवर्स में से आपको डिसाइड करना है, या तो आप काम करेंगे या आप आराम करेंगे।
अगर 24 में से आप 18 घंटे काम कर रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल, बट फिर भी, तो आप 6 घंटे काम कर रहे हैं। सिंपल। अल्टीमेटली इन दोनों का जो सम है वो 24 आवर्स के आसपास घूमना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इनकम लेजर ट्रेड ऑफ को, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टूल्स। आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट लाइन पता हो और इंडिफरेंस कर्व पता हो, क्योंकि अगर आपको बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व नहीं पता है तो मुझे आपको पहले वो कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। डिटेल में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ दैट व्हाट इज बजट लाइन। जैसे कि हमारे नाम से ही पता चल रहा है बजट, तो बजट लाइन हमको बताती है कि हम दो गुड्स कितने कितने अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सारा का सारा पैसा, ये क्या है, मेरी बजट लाइन है। ठीक है, यानी कि मेरे पास, अगर मैं अपने सारा का सारा पैसा केवल एक्स गुड को खरीदने में लगाऊं तो मैं ओ ए क्वांटिटी का गुड एक्स खरीद सकती हूँ। अगर मैं अपना सारा का सारा पैसा वाई गुड को खरीदने में लगाऊं तो मैं वाई क्वांटिटी को खरीद सकती हूँ। बेसिकली बजट लाइन मुझे क्या बताता है, व्हाट इज माय बजट। बजट लाइन एक लाइन पे आपको वो सारे कॉम्बिनेशन बताता है जितने आप एक बजट में खरीद सकते हैं या जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है। लेट्स से मुझे ये खरीदना है तो इसमें मेरे को इतने एक्स गुड मिल जाएंगे, इतने वाई मिल जाएंगे। लेट्स से मेरे को यहाँ पे इतना बंडल खरीदना है, ये वाला बंडल खरीदना है, तो x2 y2। तो व्हाट डज द बजट लाइन टेल्स मी, बजट लाइन टेल्स मी ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अभी मेरे पास जितने पैसे हैं और जितना कमोडिटी प्राइस है, ठीक है, x के जितना प्राइस है और y का जितना प्राइस है, उन दोनों के प्राइसेस के साथ मेरी जितनी इनकम है मैं कितने गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं बजट लाइन की बात करूं और मैं यहाँ पे बजट लाइन की बात करूं तो यहाँ पे बजट लाइन का क्या मतलब है कि मैं कितना वर्क और लेजर अफोर्ड कर सकता हूं, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द बजट लाइन। सेकंड कॉन्सेप्ट है आईसी कर्व का। आईसी कर्व होता है एक कर्व विच शोज, आईसी कर्व इज अ कर्व, वो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बताता है जिसमें इक्वल सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिलता है। यानी कि मैं इस कर्व पे ये वाला पॉइंट ये इस वाले पॉइंट पे कंजम्पशन करूं, इस वाले पॉइंट पे कंजम्पशन करूं, या इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे, इस वाले आईसी कर्व पे मैं कहीं भी कंजम्पशन करूंगी तो मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। IC curve is a curve which shows the combination of goods and services which gives me the equal satisfaction. इस कर्व पे मैं कहीं भी कंजम्पशन करूंगी मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं होगा, हर कर्व मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देगा। दूसरी बात, अगर मैं इस आईसी से दूसरे आईसी पे मूव कर जाऊंगी तो ये मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। यानी कि जो एक हायर आईसी होगा वो मुझे हायर सेटिस्फेक्शन देगा। या क्यों देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं हमेशा इतना एक्स क्वांटिटी अफोर्ड कर सकती हूँ, इतना वाई, लेकिन जब मैं यहाँ पे जाऊंगी, जब मैं हायर आईसी पे जाऊंगी तो हायर आईसी पे मेरा कंजम्पशन जो है वो हमेशा ज्यादा ही होगा। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हायर आईसी पे कम कंजम्पशन करूं। और क्योंकि जो मैन है वो एक रेशनल माना जाता है, ये माना जाता है कि इकोनॉमिक्स में जो मैन है वो बिल्कुल रेशनल है, तो ज्यादा अगर वो कंजम्पशन करेगा तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसी कर्व। अब आईसी कर्व यहाँ पे वर्क और लेजर के मामले में क्या कि मैं अगर इस आईसी पे मेरे दो गुड वर्क एंड लेजर हैं तो मैं ये वाला पॉइंट करूं, कोई भी पॉइंट इस पे मैं कंज्यूम करूं, कोई भी पॉइंट पे मेरा ट्रेड ऑफ हो, इस पूरे आईसी पे जो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं आपको लेबर सप्लाई कर्व समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लेबर सप्लाई कर्व समझने से पहले बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से पता होने की जरूरत है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक माइक्रो नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ व्हाट इज द बजट लाइन। दो कॉम्बिनेशन, बजट लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मैं गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि मैं वर्क और लेजर
कितना अफोर्ड कर सकता हूँ विद द गिवन वेज रेट, विद द गिवन इनकम, अगर कंज्यूमर थ्योरी की बात करें। और इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब है? इंडिफरेंस कर्व का मतलब है, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव्स मी द इक्वल सेटिस्फेक्शन, यानी कि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन वर्क एंड लेजर का जो कि मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन देने वाला है, दैट इज नोन एज द इंडिफरेंस कर्व। अब ठीक है, फर्स्ट जो मेरा पैनल है, फर्स्ट पैनल है मेरा इनकम लेजर ट्रेड ऑफ का। ठीक है, फर्स्ट पैनल में क्या हो रहा है मेरा? फर्स्ट पैनल में मेरा इनकम लेजर ट्रेड ऑफ में शो कर रही हूं, और यहाँ पे क्या है मेरा लेबर सप्लाई कर्व बन के आएगा। सेकंड इसमें मैंने रियल वेज लिया, और यहाँ पे रियल वेज पे मैंने कितने लेबर की सप्लाई की वो आएगा। यहाँ पे मैंने रियल वेज लिया और यहाँ पे मैंने आवर्स लिए, कितने आवर्स काम करने, यहाँ पे कितना आवर्स। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि मैं ऊपर वाले उसमें लूंगी कि लेजर के आवर्स कितने लेने हैं, कितने घंटे आराम, और यहाँ पे कितने घंटे आपको काम करना है। तो नीचे वाले पैनल में वर्क आवर्स है, ऊपर वाले पैनल में लेजर आवर्स है। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इधर रियल वेज है। ठीक है, दिस इज रियल वेज और दिस इज रियल इनकम। अब पहले आप समझ लीजिए कि रियल इनकम बनेगी कैसे। रियल इनकम का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मेरा रियल वेज 5 रुपीज है पर आवर और मैं एक दिन में 8 घंटा काम करती हूँ, तो मेरी रियल इनकम एक दिन में कितनी हुई? 40 रुपीज। ठीक है, रियल इनकम का मतलब क्या होता है? जो मेरा रियल वेज है इनटू नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। इतना क्लियर? इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, आवर्स हो गया, रियल इनकम हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है? डिफरेंट बजट लाइंस बनानी है। ठीक है, तो लेट्स से यहां पे मेरा 24 आवर्स है, तो मैं 3 बजट लाइन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा पहला बजट लाइन ये है, दूसरा बजट लाइन मेरा ये है, और तीसरा बजट लाइन मेरा ये है। अब आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि मैम सारी बजट लाइन यहीं से क्यों शुरू हो रही है, इस पॉइंट से? तो मैं आपको बता दूं कि ये 24 आवर्स है, और इस एक्सिस पे भी ये क्या है मेरे, ठीक है, यानी कि एक इंसान के पास, यहां पे मैंने क्या लिया, देखो आवर्स लिए, एक इंसान के पास क्या है? 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में से वो डिसाइड करेगा कि उसको काम कितना करना है और उसको आराम कितना करना है। ठीक है, तो कोई अगर ऐसा इंसान है जो 24 घंटे आराम ही करना चाहता है तो वो इस पॉइंट पे होगा, और कोई अगर ऐसा इंसान है कि जो 24 घंटे काम ही करना चाहता है, वो या तो इस पे होगा या इस पे होगा या इस पे होगा। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम्स दिखा रहे हैं। 24 आवर्स का लेजर और 24 आवर्स का वर्क, ये दोनों चीजें क्या है? एक्सट्रीम है। ये वाली क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है, ये जो आपके इंटरसेप्ट्स है, ये इंटरसेप्ट्स आपको क्या बता रहे हैं? ऑल लेबर एंड जीरो। यहां पे बंदा कोई काम नहीं कर रहा है और यहां पे बंदा 24 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मैं 3 वेज रेट जो है वो एज्यूम कर लेती हूं। सबसे पहले माना मैंने वेज रेट ये 2 है, ये वेज रेट 3 है और ये वेज रेट 4 है। मैं इसको यहां पे भी ड्रॉ कर लूं। लेट्स से दिस इज वेज रेट 2, दिस इज वेज रेट 3 एंड दिस इज वेज रेट 4। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरा वेज रेट 2, 3, 4 हो गया, तो मेरी इस पे इनकम कितनी हो गई?
2 मेरा वेज रेट है, 24 आवर्स एक इंसान काम कर रहा है, तो टोटल इनकम कितनी हुई? 1 घंटे काम करने का उसको कितना रुपए मिल रहा है? 2 रुपए। 24 घंटे काम करने का कितना मिलेगा? 48 रुपीज। सेम यहाँ पे उसकी 3 है, तो 24 घंटे काम करने के बाद उसको 72 रुपए और यहाँ पे 96 रुपए मिलेंगे। इतना बिल्कुल क्लियर है? ये मैंने रियल इनकम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया हुआ था। ये मैंने क्या बना दिया है? ये मैंने बना दिए हैं बजट लाइंस, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी इंसान 24 घंटे काम करेगा तो उसको 0 रुपए मिलेंगे, और कोई इंसान अगर इस पॉइंट पे काम करेगा, उसका वेज रेट अगर 2 है, रियल वेज अगर उसका 2 है और वो 24 घंटे काम करता है तो उसको 48 रुपए मिलेंगे। यानी कि इस पॉइंट पे कंज्यूमर को, एक लेबर को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको 48 रुपए जो वो मैक्सिमम कमा सकता है और 0 रुपए जो उसको लेजर करने पे पड़ रहे हैं। अगर वो घर पे बैठ के आराम कर रहा है तो 0 रुपए कमा रहा है ना, उसको कोई नहीं पैसा मिल रहा, मैक्सिमम वो 48 कमा सकता है। अब देखिए, एक लेबर के पास चॉइस है कि उसको 24 घंटे काम करके 48 रुपीज कमाने हैं या उसको 24 घंटे आराम करके कुछ नहीं कमाना है, यानी कि 0 अंडा। तो जब एक लेबर के पास चॉइस है तो कोई भी लेबर 24 घंटे तो काम नहीं कर सकती, सबको रेस्ट भी चाहिए होता है, तो उसके पास ट्रेड ऑफ क्या है? 48 रुपीज और 0 रुपीज। तो लेट्स से एक उसने डिसाइड किया कि वो यहां पे इस पॉइंट पे वो इतना वर्क करना चाहता है, तो इस पॉइंट पे उसने काम किया। लेट्स से दिस इज 18 आवर्स ऑफ लेबर। उसने डिसाइड किया कि मैं 18 घंटे काम करूंगा। अब अगर उसने ये डिसाइड किया कि वो 18 घंटे काम करेगा तो उसका लेजर कितना होगा, उसका आराम कितना होगा? 24 घंटे टोटल है, 18 घंटे उसने काम किया, तो ये वाला जो पॉइंट है जो नीचे आया वो तो 6 ही रह गया ना, क्योंकि भाई 24 घंटे में से 18 घंटे तो उसने काम कर लिया, 6 घंटे उसने आराम कर लिया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आया? अब इस इंटरलिंकेजेस को बहुत अच्छे से समझिएगा। रियल वेज 2 था, 2 रियल वेज पे मैक्सिमम कोई भी लेबर 48 रुपीज अर्न कर सकती थी, मिनिमम 0 अर्न कर सकती थी। लेकिन लेबर ने डिसाइड किया कि मैं 18 घंटे काम करूंगा, और 18 घंटे काम करने की वजह से 18 घंटे काम किया, 18 घंटे काम किया यानी कि 6 घंटे आराम किया। तो जब 2 वेज रेट था तो लेबर ने कितने घंटे आराम किया? 6 घंटे आराम किया। U1 पे चलते हैं, ठीक है, दिस इज U1। अब हम दूसरे उसकी तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर। अब जो दूसरा लेबर है उसके पास चॉइस है कि उसका जो रियल वेज है ना वो बढ़ के 2 रुपए से 3 रुपए हो गया है। उसका रियल वेज बढ़ के 2 रुपए से 3 रुपए हो गया है, यानी कि अगर वो 24 घंटे काम करेगा तो 72 रुपए कमा सकता है, लेकिन अगर वो 24 घंटे आराम करेगा तो 0 रुपए कमाएगा। अब देखिए, जो मेरा पहला लेबर था उसके पास चॉइस थी 0 रुपीज से लेके 48 रुपए तक की, लेकिन जो मेरा दूसरा लेबर आया ना उसमें वेज रेट बढ़ने की वजह से उसको चॉइस मिली 0 रुपीज से 72 रुपए की। 0 रुपए से 72 रुपए के बीच में चुनना है, यानी कि जो उसका मैक्सिमम बंडल है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि वो 72 रुपए उसका मैक्सिमम लिमिट है, उसका पर आवर का वेज रेट बढ़ गया है। तो उसने बोला कि अब मैं इतना काम नहीं करूंगा, अगर मैं 16 घंटे काम करूं तो वो भी मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मेरा पर आवर का वेज रेट बढ़ गया है ना। अब देखिए, ये 3 रुपए जिसका वेज रेट है, ठीक है, और वो 16 घंटे काम करे तो कितना रुपए कमाया उसने? 48, ठीक है। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो 16 घंटे काम करेगा, उससे उसको 48 रुपए मिल जाएंगे। देखिए, ये 18 घंटे काम कर रहा था लेकिन उसका पर रेट 2 था, तो अभी उसको 36 रुपीज अभी भी कम ही पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वेज रेट बढ़ गया ना, तो अब वो कम काम भी करेगा तो अभी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स से वो यहां पे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 18 घंटे काम करता था, अब वो कितने घंटे काम कर रहा है? अब वो 16 घंटे काम कर रहा है। ये हो गया पॉइंट और ये हो गया मेरा U2। ये मेरा एक पॉइंट था, ठीक है। अब क्योंकि पहले वो 18 घंटे काम कर रही थी पहले वाली लेबर, दूसरे वाली लेबर 16 घंटे काम कर रही थी,
अगर वो 16 घंटे काम करने का डिसाइड करती है तो वो आराम कितने घंटे करेगी? 24 में से 16 गए, 8 घंटे वो आराम करेगी। ठीक है, तो वो 3 वाला जो मेरा वेज रेट है उस पर वो कितना आराम करेगी? यहाँ पे इतना वो आराम करेगी। ठीक है, ये मेरा हो गया बी पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ थर्ड लेबर की, जो तीसरा लेबर है। तीसरे लेबर ने क्या किया कि उसका देखिए पर आवर कितना है? 4 रुपीज। अब उसने बोला कि मेरे को तो पर आवर 4 रुपीज पड़ रहा है, मैं इतना ज्यादा काम क्यों करूं? तो उसने डिसाइड किया कि वो 15 आवर्स काम करेगा, यानी कि इससे थोड़ा सा कम, 15 आवर्स वो काम करेगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो थर्ड में वो U3 आपका 15 आवर्स वो काम कर रहा है। 15 आवर्स अगर वो काम कर रहा है तो वो आराम कितना कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वो आराम कर रहा है 9 यूनिट्स। तो आपके 4 जब पॉइंट है वो उस पर कितना काम कर रहा है? दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी। आप इसको ड्रॉ कीजिए, तो दैट इज योर लेबर सप्लाई कर्व। व्हाट इज द लेबर सप्लाई कर्व? लेबर सप्लाई कर्व की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल सप्लाई कर्व की क्या डेफिनेशन है? सप्लाई कर्व हमारा जो है वो क्या बताता है? सप्लाई कर्व टेल्स अस कि एक एग्जिस्टिंग प्राइस पे जो प्रोड्यूसर है वो कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है, क्वांटिटी सोल्ड एट ए पर्टिकुलर प्राइस। तो लेबर सप्लाई का क्या मतलब है? लेबर सप्लाइड एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर रियल वेज में कितना आप लेबर सप्लाई करोगे, दैट विल टेल अस द लेबर सप्लाई। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं इसको फटाफट से सम अप करती हूँ। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जो लेबर सप्लाई कर्व हमें समझना है। मैंने उसमें आपको बताया कि जो लेबर सप्लाई है, व्हाट इज लेबर सप्लाई, जो सबसे पहले लेबर सप्लाई करता कौन है? हम जैसे इंडिविजुअल वर्कर्स होते हैं वो लेबर सप्लाई करते हैं। और जो एक इंडिविजुअल होता है उसके पास 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में डिसाइड करने पे उसके 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो 24 घंटे काम कर सकता है, वो 24 घंटे आराम कर सकता है। बट टेक्निकली अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ना तो कोई 24 घंटे आराम कर सकता है और ना ही कोई 24 घंटे काम कर सकता है। एंड दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट कि हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन चुनते हैं जो कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने का क्या मतलब है? मैं वो रियल वेज पे काम करना चाहूंगा जहां पे मुझे ये लग रहा है कि मेरा लेजर जो है, जो मैं ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ, यानी जो मैं अपना आराम छोड़ रहा हूँ, दैट इज वर्थ इट। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम वाला प्राइस जो है वो आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि मैं जितना अपना लेजर विलिंग करने के लिए तैयार हूं, मुझे उतना ही रियल वेज मिल रहा है, यानी कि मैंने जितना कॉम्पनसेशन, जितना मैंने सेक्रीफाइस किया है मुझे उतना ही कॉम्पनसेशन मिल रहा है। ठीक है, तो उसको हमने ग्राफिकली शो करने की कोशिश की है। ग्राफिकली शो करने के लिए हमें 2 टूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज बजट लाइन, सेकंड इज इंडिफरेंस कर्व। दोनों ही टूल माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। बजट लाइन वो सारे कॉम्बिनेशंस बताता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के, जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं विद आवर गिवन इनकम, या फिर जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं उन पे। और जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के, लेकिन वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। हमने ड्रॉ किया, पहले पैनल में हमने यहाँ पे आवर्स लिए, सेकंड पैनल में हमने आवर्स लिए। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे आवर्स जो है वो मैंने मैक्सिमम 24 आवर्स है, यहाँ पे भी मैक्सिमम 24 आवर्स है। यहाँ पे मैंने रियल वेज, रियल इनकम ली। रियल इनकम किस तरीके से? रियल वेज इनटू जो मेरा पर आवर का वेज था, जो मैं उसको 24 आवर्स में मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अगर मैं कोई भी इंडिविजुअल मैक्सिमम काम करेगा तो वो इस इंटरसेप्ट पे होगा, कोई भी अगर 24 आवर्स का जो आराम करना चाहेगा वो इस इंटरसेप्ट पे होगा। उसी के ब्याह पे मैंने बजट लाइन ड्रॉ की। बजट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया, और उसी से मैंने लेबर सप्लाई कर्व जो है उसको ड्राइव किया। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि जो मेरा लेबर सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग है, और वो रियल वेज रेट पे डिपेंड करता है, बट दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। लेबर डिमांड कर्व मेरा नेगेटिवली स्लोप्ड था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, जब भी रियल वेज ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा लेबर को हायर, जो ज्यादा लेबर सप्लाई करना चाहूंगी। 2 चीजें इसमें समझने वाली बात है। जब भी मेरा रियल वेज जो है वो हायर होगा, मैं लेबर सप्लाई बढ़ाना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा काम करने के लिए। अगर लेबर सप्लाई में बढ़ाऊंगी, ठीक है, लेट्स से पहले मेरा जो वेज था वो 10 रुपए था, मैं 1 घंटा काम करके मेरे को 10 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अगर मेरा वेज रेट बढ़ के 15 हो जाए तो मेरे लिए क्या होगा कि मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मैं अब क्या करूंगी, मैं अब ज्यादा काम करना चाहूँ तो मेरा जो लेबर सप्लाई है वो
बढ़ जाएगा। अब अगर मेरे को जो इंडिविजुअल है वो किसी भी आईसी पे चूज कर सकता है, वो मैंने आपको 3 अलग अलग लेबर की कंडीशन लेके आपको समझाया है। अब ये जो मेरा लेबर सप्लाई कर्व निकल के आया, जो कि कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है, मुझे कुछ इस तरीके से लेबर सप्लाई कर्व दिखा, और इसके ना मैं आपको 2 फीचर्स बताना चाहती हूँ। 2 फीचर्स में क्या बताना चाहती हूँ, जो मैं पहला बता रही थी इसी को कंटिन्यू करती हूँ, कि अगर मेरा वेज रेट बढ़ता है तो मैं लेबर सप्लाई बढ़ा दूंगी। मैं क्यों बढ़ाऊंगी, मेरा वेज रेट बढ़ा, मेरा वेज रेट 10 से 15 हो गया, ठीक है, 1 घंटे का। पहले मुझे 1 घंटे काम करने पे 10 रुपए मिलते थे, अब मुझे 1 घंटे काम करने पे 15 रुपए मिलते हैं। तो पहले जब मैं 1 घंटा आराम कर रही थी ना, तो मेरा 10 रुपए का लॉस हो रहा था। अब मैं 1 घंटा आराम कर रही हूं तो मेरा 15 रुपए का लॉस हो रहा है। अब मेरा 10 रुपए का लॉस नहीं हो रहा है, अब मेरा 15 रुपए का लॉस हो रहा है। तो नाउ मेरा जो आराम है, मेरा जो लॉस है, मेरा जो लेजर है, वो महंगा हो गया है, महंगा हो गया है ना। पहले मैं 1 घंटा सोती थी तो मेरे को 10 रुपए का नुकसान होता था, अब मैं 1 घंटा सोऊंगी तो मेरे को 15 रुपए का नुकसान होगा, तो मेरा सोना तो महंगा हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं सोने को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी काम करने से। अब मैं 1 घंटा और ज्यादा काम करूंगी। क्यों, क्योंकि जो भी कोई चीज महंगी हो जाती है हम उसको कंज्यूम करना कम कर देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर थ्योरी में जब हम बात करते थे प्राइस चेंज की, प्राइस इफेक्ट की, तो 2 इफेक्ट की बात करते थे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब होता था बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता था अगर कोई कमोडिटी महंगी हो जाती है तो उसके बदले में हम दूसरी कमोडिटी को यूज करना शुरू कर देते हैं। व्हेनेवर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेजर का प्राइस बढ़ गया है, काम करना, देखिए बिल्कुल माइक्रो पे बेस्ड है, बिल्कुल। अगर आपका माइक्रो पे पकड़ है ना, मैक्रो कुछ भी नहीं है। अब मेरा लेजर महंगा हो गया है तो मैं दूसरी कमोडिटी जो कि मेरा काम करना है मैं उसको लेना शुरू करूंगी, मैं ज्यादा काम करना शुरू करूंगी, ठीक है। हायर प्राइसेस पे आराम करना महंगा हो जाएगा और महंगी चीजें मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा काम करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। सेम वे अगर मेरा वेज रेट कम हो जाता है तो मैं लेबर सप्लाई कम करूंगी, क्योंकि मुझे आराम करना सस्ता लग रहा है। भाई पहले मुझे 1 घंटे काम करके 10 रुपए मिलते थे, अब मुझे 1 घंटे काम करके 5 रुपए मिल रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ना 5 रुपए, में तो सो जाऊंगी, मेरा लॉस कम हो रहा है अब। तो जब तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा तब तक लेबर सप्लाई का आपका अपवर्ड होता जाएगा। बट यहाँ पे एक बिग बट है, वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे बिग बट क्या है, देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि ये जो एक है ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये एक लिमिट तक ही काम करता है, एक लिमिट से ज्यादा काम नहीं करता। जैसे मेरे को अगर आज 1 घंटा काम करने के 10 रुपए मिल रहे हैं और फिर मेरे को 1 घंटा काम करने के 50 रुपए मिलने लग जाए, तो मैं फिर 10 घंटे काम नहीं करना चाहूंगी, मैं फिर 4 घंटे काम करना चाहूंगी। मैं लेजर को ज्यादा, मैं मे भी अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूँ, मैं मे भी अपने बच्चों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहूँ। तो दैट इज द डिफरेंस। ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये एक टाइम तक ही वर्क करता है। अगर आपके वेज रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या जितना आपको लगता है, मतलब हर इंसान का एक ब्रेक थ्रू होता है, हर इंसान अगर ब्रेक थ्रू पे पहुंच जाता है तो उसके बाद वो काम करना कम कर देता है और लेजर को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैम ऐसा कोई कुछ पता है फिक्स्ड कि कितने टाइम पे वो ब्रेक थ्रू हो जाता है? इस चीज का कोई भी इकोनॉमिक्स में अभी तक फिक्स्ड डेटा नहीं है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हो सकता है मेरे लिए वो अमाउंट लैक्स में हो, आपके लिए वो अमाउंट करोड़ में हो। तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि शाहरुख खान और सलमान खान, वो बहुत कम फिल्में करते हैं, बहुत कम काम करते हैं कंपैरेटिवली टू द यंगस्टर्स, जो यंग जनरेशन हैं। आप देखेंगे जो यंग जनरेशन है वो हर जगह जाके जो भी काम करना चाह रही है वो काम कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एक फिक्स्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो साथ में कुछ भी पार्ट टाइम काम करते हैं।
लेकिन वो पार्ट टाइम काम एक बहुत लिमिटेड अमाउंट के लिए ही करते हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए ही करते हैं। लॉन्गर रन में जब उनका वेजेस अच्छे हो जाते हैं तो वो नहीं करते हैं उस काम को। तो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जो कंज्यूमर डिमांड थ्योरी में इनकम इफेक्ट था, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी में एक इनकम इफेक्ट पे हम पढ़ते थे ना, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी में हम पूरा प्राइस इफेक्ट पढ़ते थे और प्राइस इफेक्ट को ब्रेक डाउन करते थे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा प्राइस से रिलेटेड होता था और इनकम इफेक्ट जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती थी उससे रिलेटेड होता था। ठीक है, तो जब रियल वेज रेट हमारा बढ़ जाएगा और हमारी रियल इनकम जो है बढ़ जाएगी तो एक लेवल के बाद हम बहुत ज्यादा काम करना नहीं चाहेंगे, लेजर हम ज्यादा आराम करना चाहेंगे, हम ज्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। तो जब यहाँ पे होगा, जब देखिए, जब तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है इनकम इफेक्ट को, तब तक ये रेगुलर शेप रहेगा, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट करना शुरू कर दे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, इनकम इफेक्ट मैंने भी आपको बताया कि जैसे आपके जो रियल वेज हैं बढ़ेंगे, रियल इनकम बढ़ेगी तो आप कम काम करना चाहेंगे, ठीक है, एक पॉइंट के बाद में। तो जब आप कम काम करना चाह रहे हैं यानी कि आपका इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे, तो जो आपका लेबर सप्लाई कर्व है ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। इसी फिनोमिना को बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ लेबर सप्लाई कर्व। व्हाई द लेबर सप्लाई कर्व बैक बेंडवर्ड्स, वो पीछे की तरफ क्यों मुड़ता है, वो पीछे की तरफ इसीलिए मुड़ता है बेटा क्योंकि इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट करता है। इनकम इफेक्ट यानी कि जब आपके रियल वेज रेट एक पॉइंट से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक ब्रेक थ्रू आपको मिल जाता है, तो फिर आप ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं। और जब ये बैकवर्ड बेंड होता है, जो बैकवर्ड बेंड होता है वो उसमें क्या होता है, उसका जो स्लोप है, स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाता है और ये वर्टिकल एक्सिस की तरफ टिल्ट कर जाता है। जैसे कि अभी इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ये बढ़ रहा है, फिर क्या होगा, इट विल लुक लाइक दिस, दिस विल लुक लाइक द बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ लेबर। This is known as the backward bending of labor. I just hope this is clear to you. I really hope you enjoyed the lecture. आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।